अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इन्फ्लेमेशन। हमने जो टॉपिक पढ़ना है मेन वो होगा नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, वो जो आम लाइफ में यूज़ हो रहे हैं, ठीक है ना, जैसे हेडेक या पेन में, ठीक है, वो वाले। इसके अलावा गाउट के ड्रग्स और रूमेटॉइड आर्थराइटिस के ड्रग्स एंड माइग्रेन के ड्रग्स। लेकिन इन सब को पढ़ने से पहले हमें ये पढ़ना ज़रूरी है कि इन्फ्लेमेशन क्या चीज़ होती है, ठीक है ना। इन्फ्लेमेशन के कौन से मीडिएटर्स होते हैं, कौन से केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जो कि इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को जो है वो मीडिएट करते हैं, और क्या आउटकम्स हो सकते हैं इन्फ्लेमेशन के। तो स्टार्ट करते हैं एक क्विक और कम्प्रिहेंसिव रिव्यू के साथ। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं कि इट इज़ अ डिफेंसिव होस्ट रिस्पॉन्स। ये एक होस्ट रिस्पॉन्स है और ये किस लिए किया जाता है कि ये एक डिफेंसिव मैकेनिज्म है, ठीक है ना, टू द फॉरेन इन्वेडर्स एंड नेक्रोटिक टिश्यूज़। यानी कि अब जो फॉरेन इन्वेडर्स जैसे बैक्टीरिया, वायरस या फिर कोई ट्रॉमा, कोई केमिकल इंजरी, कोई फॉरेन एंटीबॉडीज़, वो कोई भी हो सकती हैं चीज़ें, ठीक है ना। तो जो फॉरेन इन्वेडर्स हैं उनके लिए ये किया जाता है, उनके लिए ये होता है रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स हमेशा किसी स्टिमुलस का होता है, तो जो स्टिमुलस है वो यहाँ पर क्या है, फॉरेन इन्वेडर्स हैं या फिर कोई भी नेक्रोटिक टिश्यू भी हो सकता है। लेकिन मसला क्या है, हमें क्यों एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स चाहिए होते हैं, क्योंकि ये जो है कॉज कर सकते हैं डैमेज अपने जो नॉर्मल टिश्यूज़ हैं उनको भी, और भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को ये क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। तो ये एक इन्फ्लेमेशन का आपको क्लियर हुआ कि ये एक रिस्पॉन्स है बॉडी का, जो कि वो रिस्पॉन्स किसको शो करता है, फॉरेन स्टिमुलाई के जो है ना उसके रिज़ल्ट में। जब फॉरेन इन्वेडर्स आते हैं बॉडी में, या वो कोई ऐसा जो है वो प्रॉब्लम कोज कर रहे होते हैं जिसके नतीजे में इसके मीडिएटर्स रिलीज़ हो रहे होते हैं, ठीक है, तो फिर ये रिस्पॉन्स जो है वो स्टार्ट होता है, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होती है। और इन्फ्लेमेशन जो है वो फिर नॉर्मल बॉडी टिश्यूज़ को भी जो है वो डैमेज कर सकती है। जैसे आप लोग आपको एग्जांपल ले सकते हैं कि एंटी कैंसर ड्रग्स, वो पर्पस तो उनका ये होता है कि वो जो कैंसरस सेल हैं उनको किल करें, लेकिन क्या होता है क्योंकि वो सेल के अगेंस्ट होते हैं, साइटोटॉक्सिक होते हैं, तो वो नॉर्मल सेल्स को भी डैमेज करते हैं। इसी तरह इन्फ्लेमेशन एक नॉर्मल, एक नेचुरल रिस्पॉन्स है, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। इसके मेन कंपोनेंट्स अभी जस्ट हम लोग नाम पढ़ लेते हैं, अभी हम लोग आगे इसकी डिटेल्स में पढ़ेंगे कि इसके क्या डिटेल्स हैं, ये क्या चीज़ें होती हैं। इसके मेन कंपोनेंट्स जो दो मेन चेंजेस आती हैं वो कौन सी हैं, वास्कुलर रिएक्शन आ जाती है। एक वास्कुलर रिएक्शन, वास्कुलर का आपको पता है ब्लड वेसल से रिलेटेड होता है, और एक आता है सेलुलर रिस्पॉन्स जो सेल से रिलेटेड होता है। बोथ एक्टिवेटेड बाय द मीडिएटर ड्राइव फ्रॉम द प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड वेरियस सेल। और दोनों ही वास्कुलर चेंजेस और सेलुलर रिस्पॉन्स किससे होगा, मीडिएट हो रहा होगा, जो मीडिएटर्स प्रोड्यूस होंगे प्लाज्मा प्रोटीन से उस वक्त जब ये जो फॉरेन जो एजेंट होगा जैसे बैक्टीरिया, वायरस, वो ब्लड वेसल्स तक पहुंच जाएगा, ठीक है ना। तो प्लाज्मा प्रोटीन उस वक्त रिएक्ट करते हैं, वरना आमतौर पे वेरियस सेल्स जो हैं वो रिस्पॉन्स करते हैं शो। इसके जो साइंस होते हैं, जब इन्फ्लेमेशन बॉडी में स्टार्ट होती है तो इसके साइंस कौन से होते हैं, इसके साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम द वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। इसका सबसे पहला जो साइन आ जाता है वो आ जाता है कैलर से आप लोगों ने याद रखना है हीट, इसका मतलब भी है, ठीक है ना। जो रूबर है इसमें रेडनेस, उसमें क्या होता है कि रेडनेस होना शुरू हो जाती है। ट्यूमर में जो है वो स्वेलिंग होती है। डॉलर जो है वो पेन हो जाती है। एंड फंक्शनलेसा यानी कि लॉस ऑफ द फंक्शन, ठीक है ना। तो ये जो इसके 5 साइंस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइंस है, ठीक है ना। कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन को कहा जाता है, ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाती हैं स्टेप्स, यानी कि इन्फ्लेमेशन असल में स्टार्ट कैसे हो रही है। अभी हम लोगों ने जस्ट डेफिनेशन देखी है, ठीक है ना, हम लोगों ने डेफिनेशन को अपने माइंड में कर लिया सेव। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये इन्फ्लेमेशन, इसका मज़ीद आहिस्ता आहिस्ता आप लोग देखेंगे कि मैं ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो खोलते जाऊंगी, कि मतलब आपके जो माइंड में जो है वो सारे जो मैकेनिज्म्स हैं वो क्लियर होना शुरू होंगे। अभी जस्ट आप लोगों ने नेम्स पढ़े हैं, डेफिनेशन पढ़ी है, अब आपको समझ आएगा। और फिर हम लोग डिजीज़ जैसे गाउट, माइग्रेन, इनमें जो चीज़ें, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में होती हैं, ऑस्टियो आर्थराइटिस में जो चीज़ हो रही होती है उसका आपको मैं फ़र्क बताऊँगी। ऑस्टियो में क्या है प्रॉब्लम और रूमेटॉइड आर्थराइटिस का क्या है, ठीक है ना। इन सबका आपको क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। और जो डेली लाइफ में हेडेक के लिए यूज़ होते हैं ड्रग्स, उन सबको भी हम पढ़ेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम लोग इसके स्टेप्स एंड आउटकम्स देख लेते हैं। स्टेप्स देखेंगे तो सबसे पहले क्या होता है कि फॉरेन एजेंट का पता चलना ज़रूरी है, कि बॉडी में फॉरेन एजेंट आया है, ये कैसे पता चलता है। सबसे पहले ये स्टेप होगा, इसको भी अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर रिक्रूटमेंट होगी ल्यूकोसाइट की, यानी कि अब पता चल गया कि बॉडी में कोई फॉरेन एजेंट आया हुआ है। अब क्या होगा कि
बॉडी की आर्मी को अवेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो आर्मी क्या होती है, ल्यूकोसाइट्स की आर्मी होती है, ठीक है। जब ल्यूकोसाइट्स आते हैं तो फिर उनका क्या काम है कि रिमूव करना एजेंट को, और फिर जो कंट्रोल उन्होंने किया, अब ये तो नहीं, जब एक जगह आर्मी कोई ऑपरेशन करती है तो वो फ़ौरन ऑपरेशन के बाद चली नहीं जाती, वो उस एरिया को कंट्रोल में लाती है। वो देखते हैं कि हम लोगों ने जो यहाँ पर ऑपरेशन किया है वो सक्सेसफुल तो हो गया, लेकिन हमारे जो रहते हुए ये मेंटेन भी होना चाहिए, मतलब लोग इससे आदी हो जाए, लोगों को पता चल जाए कि ये क्या जो हुआ है, और नेक्स्ट टाइम अगर वो इस तरह का तो किस तरह का रिस्पॉन्स शो करना है। इसी तरह ल्यूकोसाइट भी बॉडी में जो है, जिस तरह मेमोरी टी सेल के ज़रिए वो करते हैं, याद रखते हैं कोई भी फॉरेन एजेंट है, और नेक्स्ट टाइम जो है वो इसी तरह से करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। तो रेगुलेशन जो है, कंट्रोल ऑफ रिस्पॉन्स जो है वो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, ठीक है ना। उसके बाद आ जाते हैं, जब ये सब कुछ कंट्रोल हो जाता है तो देन क्या है, रेजोल्यूशन, रिपेयर हो जाना। लेकिन ये आप ये नहीं कह सकते कि इसका फाइनल स्टेप है, ठीक है। बाज़ औक़ात ये भी हो जाता है कि रेजोल्यूशन नहीं होता, और क्या होता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता क्रॉनिक की तरफ चला जाता है। हम लोग वो आउटकम्स में पढ़ते हैं। आउटकम्स क्या हो सकते हैं, या तो यानी कि वही बात है, या तो जो है एलिमिनेशन हो जाएगी जो भी फॉरेन एजेंट है उसकी, यानी कि वो जो भी स्टिमुलस है उसकी एलिमिनेशन हो जाएगी, और जो है फॉलोड बाय द डिक्लाइन ऑफ द रिएक्शन एंड द रिपेयर ऑफ द डैमेज टिश्यू। यानी कि अगर तो जो फॉरेन स्टिमुलस है, ठीक है ना, वो रिमूव हो गया तो फिर क्या होगा कि जो रिएक्शन जो भी था, वास्कुलर रिएक्शन जो था, सेलुलर रिस्पॉन्स जो था, वो सारा ख़त्म हो जाएगा, और सिंपली क्या होगा, रिपेयर, जो भी टिश्यूज़ डैमेज हुए थे उनकी रिपेयर हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन दूसरा रिस्पॉन्स क्या हो सकता है, वो ये हो सकता है कि परसिस्टेंट इंजरी, यानी कि अगर बॉडी का रिस्पॉन्स इतना इफेक्टिव नहीं है, या आपने उसको कोई बर वक्त मेडिकेशन नहीं दी पेशेंट को, तो फिर क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, परसिस्टेंट इंजरी रहेगी, जो कि लीड कर जाएगी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को, ठीक है ना। ज़्यादातर जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है वो इतना वो क्योंकि क्रॉनिक होती है, वो आपको वक्त के साथ साथ पता चलती है कि किस डिज़ीज़ के साथ ये एसोसिएटेड थी, या किस प्रॉब्लम के साथ ये एसोसिएटेड थी। जो मेजर फोकस अभी जो हमारा है वो है एक्यूट इन्फ्लेमेशन की तरफ। क्रॉनिक की तरफ भी हम लोग पढ़ेंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे जो डिजीज़ को, तब हम वो पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल हमारा पास जो मेजर जो है वो है एक्यूट इन्फ्लेमेशन की तरफ, कि उसके क्या क्या स्टिमुलाई हो सकते हैं, यानी कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन किस तरह से होती है, उसके क्या, हमेशा याद रखना कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और वो जो है वो इसके भी हम लोग डिफरेंसेस भी पढ़ेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए एक्यूट और क्रॉनिक में क्या फ़र्क है। अभी बहुत कुछ है। अभी सबसे पहले हम लोग स्टिमुलाई की तरफ देख जाते हैं। स्टिमुलाई मीन्स के कौन से वो एजेंट्स हैं जो कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन कॉज करवाते हैं। इसके 6 मेजर स्टिमुलाई जो है वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 इज़ द इन्फेक्शन। कोई भी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाए, बेशक उसका ओरिजिन बैक्टीरियल हो, वायरल हो या फंगल हो, कोई भी एजेंट, यानी कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही हैं, इनकी वजह से कोई भी इन्फेक्शन हो जाए वो एक्यूट इन्फ्लेमेशन को लीड करता है। आपने अक्सर देखा होगा कि अच्छा, यहाँ पर अभी हम लोग पढ़ेंगे ट्रॉमा में भी, और ट्रॉमा और इन्फेक्शन का भी हम लोग देखेंगे। लेकिन इन्फेक्शन में बाज़ औक़ात ये होता है कि बॉडी में जो है वो स्वेलिंग फील होती है, और वो इन्फेक्शन आप लोग को उस वक्त अंदाज़ा इस बात का हो जाएगा जब वो किसी एंटीबायोटिक से ट्रीट हो रही है। अगर तो वो एंटी टॉपिकली आप अप्लाई कर रहे हो एंटीबायोटिक, या फिर आप लोग जैसे सिस्टेमिकली दे रहे हो यानी ऑरली दे रहे हो उसको, तो फिर अगर वो ट्रीट हो रही है तो उसका मतलब है कि ये कोई इन्फेक्शन था। लेकिन उससे अगर फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है ना, और कोई दूसरी जैसे जो स्टेरॉयडल है, टॉपिकल जो आ जाता है, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स वगैरह आ जाते हैं, उनसे अगर आपको फ़र्क पड़ रहा है, या एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग से फ़र्क पड़ रहा है, तो उसका मतलब है कि इन्फेक्शन नहीं था, ठीक है ना। तो ये चीज़ें जब आप लोग प्रैक्टिस में आते हैं, आपको खुद ही साइन एंड सिम्टम्स के ज़रिए जो है वो पता चलना शुरू हो जाता है कि ये कौन सा जो है ये इन्फेक्शन है, ये कौन सा स्टिमुलाई है जिसने ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन कॉज की है, ठीक है ना। ज़्यादातर ये होता है कि प्रैक्टिस के लिए दोनों ही, प्रैक्टिस में ज़्यादातर ये होता है कि आप दोनों ही दे देते हो, लेकिन ये इतनी अप्रोप्रिएट प्रैक्टिस नहीं होती, क्योंकि सेफ़ प्रैक्टिस यही होती है कि आप पहले उसको साइंस को देखो, ठीक है, और फिर आप जज करो कि ये बैक्टीरियल, वायरल या फंगल में से कोई है या नहीं, ठीक है ना। साइंस जो बहुत प्रोमिनेंट होते हैं जब आप लोग पैथोलॉजी पढ़ते हैं, ये मैंने असल में पैथोलॉजी को इनकॉर्पोरेट किया है ताकि हम लोग फार्माकोलॉजी को अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है ना। तो इसलिए ये मैंने पैथोलॉजी का एक पोर्शन लिया है। अभी इस वीडियो में हम लोग पैथोलॉजी को ही डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, कि क्या एक्यूट इन्फ्लेमेशन की पैथोलॉजी है। एनीवेज, अब हम ट्रॉमा में जाते हैं। ट्रॉमा 2 तरह के होते हैं, एक होता है ब्लंट और एक होता है पेनिट्रेटिंग। जो ब्लंट ट्रॉमा होता है वो किस वजह से होता है, ऐसी सरफेस के ज़रिए जो शार्प ना हो, यानी कि वो सरफेस जैसे टायर, कार का टायर जो है वो क्या है कि एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि उसका कंप्रेशन, उसकी फोर्स की वजह से जो है ना, कंप्रेशन की वजह से या शेयरिंग फोर्स की वजह से जो है कोई ट्रॉमा हो गया है, ठीक है ना, वो हो जाता है। जैसे एक लकड़ी है, ठीक है ना,
उसकी वजह से भी आप, वो लकड़ी भी इतनी शार्प नहीं होती है, ठीक है, उसकी वजह से भी आप कह सकते हैं कि अगर वो किसी को लगती है तो वो ब्लंट ट्रॉमा है, ठीक है। लेकिन अगर किसी को नाइफ लगती है या कोई नेडल लगती है तो वो आप कहेंगे पेनिट्रेटिंग, क्योंकि वो जो है वो डीपर टिश्यूज़ में जो है वो पेनिट्रेट कर जाता है, ठीक है ना। इंजरी कॉज बाय शार्प ऑब्जेक्ट दैट पेनिट्रेट इनटू द स्किन, इनटू द डीपर टिश्यूज़ में वो चला जाए तो फिर वो पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा है, ठीक है। ये बात क्लियर हुई कि अब एक स्टिमुलाई इन्फेक्शन, दूसरा ट्रॉमा, तीसरा क्या है केमिकल्स। केमिकल्स जो है वो हम लोग 3 तरह के इसमें मेजरली देखते हैं। एक आ जाता है थर्मल इंजरी। थर्मल इंजरी में क्या होता है कि बर्न्स वगैरह, यानी कि आग से जल जाना वगैरह, ठीक है ना, ये आ जाती है इंजरी। एक आ जाती है फ्रॉस्ट बाइट, ये बिल्कुल इसकी ऑपोजिट है, ये फ्रीजिंग की वजह से होता है, जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जो है वो लो हो जाता है। जैसे बहुत ज़्यादा हाई माउंटेन्स में अक्सर लोगों के जो हैंड्स या फीट्स में जो है वो फ्रॉस्ट बाइट हो जाती है, वो इससे क्या होता है कि वो बिल्कुल फ्रीज़ हो जाते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा रेडिएशन, जो लोग रेडिएशन एरियाज़ में काम करते हैं या रेडिएशन के साथ उनका एक्सपोजर होता है, उनको भी ये इंजरी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आ जाती है टिश्यू नेक्रोसिस। हमने कहा ये इन्फ्लेमेशन जो है ये फॉरेन इन्वेडर्स एंड टिश्यू नेक्रोसिस दोनों की वजह से होता है। टिश्यू नेक्रोसिस का अगेन कोई भी रीज़न हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फाक्शन भी हो सकता है या फिजिकल और केमिकल इंजरी भी हो सकती है, यानी कि फिजिकली भी कोई इंजरी हो सकती है और केमिकली भी कोई इंजरी हो सकती है। ट्रॉमा एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये फिजिकल इंजरी में ही आ जाता है। फिर फॉरेन बॉडीज़ आ जाती हैं स्प्लिंटर। स्प्लिंटर जैसे कोई झाड़ू का या किसी लकड़ी का एक छोटा सा तिनका आपके स्किन में जब पेनिट्रेट कर जाता है तो वो बहुत ज़्यादा पेनफुल भी होता है और उससे क्या होता है इन्फ्लेमेशन होने के भी बहुत चांसेस होते हैं, ठीक है ना। इसी तरह डर्ट आ जाता है, कोई सूचर आ जाती है, कोई क्रिस्टल डिपॉजिट जो बॉडी में ऐसे इन्वेड कर जाए, ये फॉरेन बॉडी है, ठीक है ना। इसके अलावा आ जाती है इम्यून रिएक्शन। इम्यून रिएक्शन आपका हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो जाता है। आपकी बॉडी किसी भी चीज़, हर पर्सन की, कुछ लोग हर पर्सन की एक डिफरेंट, आप कह सकते हैं कि एक हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है अगर एग्जिस्ट करती है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर पर्सन में ही हो, अगर लोगों में एग्जिस्ट करती है तो वो डिफरेंट होती है। किसी को डस्ट एलर्जी होती है, किसी को पॉलन एलर्जी होती है, किसी को लेदर एलर्जी होती है, तो ये डिफरेंट तरह की जो है एलर्जीज़ हैं। तो अगेंस्ट इन्वायरमेंटल सब्सटेंस भी हो सकती है, ठीक है ना, और ये अपने टिश्यूज़ में भी हो सकती है, अपने टिश्यूज़ के खिलाफ भी हो सकती है। अब ये अपने टिश्यूज़ के खिलाफ आप लोग देखेंगे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या है कि यही बात है कि जो बॉडी में एक मेंटेन होता है एक सिस्टम जो कि सेल्फ एंड नॉन सेल्फ टिश्यूज़ को या सेल्स को रिकॉग्नाइज करता है, लेकिन जब वो फेल हो जाए, वो जो है वो काम करना छोड़ दे, तो उस वक्त क्या होता है कि बॉडी अगेंस्ट योर ऑन सेल्फ वर्क करना शुरू कर देती है, ठीक है ना, जिसकी वजह से डिफरेंट डिजीज़ हो जाती हैं और इनको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग ज़रा एक क्विक रिव्यू ले लें कि एक्यूट और क्रॉनिक में जो भी हम लोगों ने, ये तो पढ़े हम लोगों ने स्टिमुलाई एक्यूट इन्फ्लेमेशन के, लेकिन एक्यूट और क्रॉनिक में फ़र्क क्या है ये हम लोग देख लेते हैं। इनमें फ़र्क जनाब ये है कि ऑनसेट में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फ़र्क है। एक्यूट से आप लोगों ने याद रखना है फ़ौरन और शदीद, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट इसका आ जाता है, ठीक है ना, इसका एक फ़ीचर जो कि अक्सर वाइवाज में पूछा जा सकता है। ऑनसेट इसका फास्ट हो जाता है, मिनट्स से आवर्स तक रहता है, जबकि क्रॉनिक जो है वो स्लोली स्टार्ट होता है और डेज तक रहता है। इसके जो सेलुलर इन्फिल्ट्रेट वो मेनली न्यूट्रोफिल्स हैं, ठीक है ना, और इसके सेलुलर इन्फिल्ट्रेट मतलब जो इसकी आर्मी की आप कह सकते हैं कि, या अगर आप लोग इसको अगर आम अल्फाज में समझना चाहें तो एक की नेवल फोर्स है और एक की जो है वो दूसरी आर्मी है, ठीक है ना। एयरफोर्स आप कह सकते हैं, एक की एयरफोर्स है, एक की नेवल फोर्स है, ठीक है ना। आप लोग इस तरह से डिफरेंट माइंड में आप जस्ट सेट कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन मेनली बात हो रही है कि मेनली न्यूट्रोफिल्स हैं इसके, ठीक है ना। अभी ये न्यूट्रोफिल्स कहाँ से आते हैं, मोनोसाइट्स क्या है, मैक्रोफेजेस, अभी हम लोग इसका भी एक क्विक रिव्यू लेंगे जब हम लोग आगे मीडिएटर्स को पढ़ेंगे। अच्छा, तो जिनको को पता है तो उनका तो ठीक है, लेकिन जिनको नहीं कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो, इसलिए मैंने एक फ्लो चार्ट इसका भी बनाया है कि ये क्या चीज़ें हैं और ये कहाँ से जो है वो डेवलप हो रही हैं। सेलुलर इन्फिल्ट्रेट यानी कि जो मेजर आर्मी वाले जो होते हैं वो इसके न्यूट्रोफिल्स होते हैं और इसके मोनोसाइट्स होते हैं या मैक्रोफेजेस एंड लिम्फोसाइट्स वगैरह। इसकी टिश्यू इंजरी या फिब्रोसिस जो है वो माइल्ड होती है एंड सेल्फ लिमिटेड होती है, जबकि इसकी जो है वो स्वेयर होती है और बढ़ती जाती है, ठीक है ना, प्रोग्रेसिव होती है ये। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, क्योंकि ये मैंने लाइट पेन से लिखा है। अच्छा, लोकल एंड सिस्टमिक अगर हम लोग साइन देखें तो इसके बहुत प्रोमिनेंट होते हैं, क्योंकि वो एक्यूट है ना, वो एक्यूट का मकसद ही यही है कि इसके थोड़ी देर के लिए होगा, फौरी होगा और इसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो इसलिए इसके जो साइंस होते हैं बेशक वो लोकल हों या सिस्टमिक साइंस हों वो बहुत प्रोमिनेंट होंगे, जबकि इसके लेस होंगे, ठीक है ना, थोड़े दबे दबे से इसके साइंस होंगे, ठीक है। अब ये क्लियर हुआ। अब हम लोगों ने देख लेना है कि किस तरह से रिकग्निशन होती है जो फॉरेन इन्वेडर्स हैं उसकी। जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारी बॉडी को किस तरह से पता चल रहा है कि जो बाहर से कोई फॉरेन बॉडीज़ जो हैं वो
हमारी बॉडी में एंटर हुई हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरल, फंगल, ये किस तरह से हमें पता चलता है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसलिए हम इसको देखते हैं। अच्छा, रेकग्निशन ऑफ माइक्रोब्स, नेक्रोटिक टिश्यू यानी वो नेक्रोटिक सेल जो सेल अब डेड हो चुके हैं, या फॉरेन सब्सटेंसेस। इन रिसेप्टर्स को जो इसको रिकग्नाइज करते हैं वो क्या होते हैं, पैटर्न रिकग्निशन रिसेप्टर्स। उसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे टॉल लाइक रिसेप्टर्स को। ये होते हैं माइक्रोबियल सेंसर। टॉल लाइक रिसेप्टर्स क्या होते हैं, माइक्रोबियल सेंसर होते हैं। इनको नेम क्यों किया जाता है, फॉर फाउंडिंग मेंबर कॉल्ड टी ट्रॉल सेल्स डिस्कवर्ड इन ड्रोसोफिला, यानी कि ये ट्रॉल सेल जो ड्रोसोफिला में डिस्कवर्ड हुए थे उससे, क्योंकि ये फाउंडिंग मेंबर है उनका, इसलिए इसको नाम ये दिया गया है, ठीक है ना। द 10 मेमेलियन टॉल लाइक रिसेप्टर्स विच रिकग्नाइज द प्रोडक्ट ऑफ बैक्टीरिया, 10 मेमेलियन टॉल लाइक रिसेप्टर्स जो कि रिकग्नाइज करते हैं प्रोडक्ट्स ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरियल प्रोडक्ट कौन से, उसका एंडोटॉक्सिन, उसका डीएनए, और वायरस वगैरह का क्या, उसका डबल स्टैंडर्ड आरएनए, एंड अदर पैथोजेंस की इसी तरह उनके प्रोडक्ट्स को, यानी उनके बॉडी कंपोनेंट्स को डिटेक्ट करते हैं ये, और दूसरे पैथोजन को। ये कहाँ मौजूद होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एंड एंडोसोम्स में। एंडोसोम क्या है, कलेक्शन ऑफ इंट्रासेलुलर, यानी कि सेल के अंदर कुछ ऑर्गेनेलिज हैं जो कि यूकारियोटिक सेल में मौजूद होते हैं, वो उनमें मौजूद होते हैं। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि आपकी एक मेन डिफेंस, जो आपके सेल की एक मेन डिफेंसिव लाइन है, ठीक है ना, वहाँ पर ये टॉल लाइक रिसेप्टर मौजूद होते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हमें पता है कि हमारी जो फिजिकल बैरियर यानी हमारी स्किन है वो हमारा फर्स्ट बैरियर है अगेंस्ट एनी फॉरेन बॉडीज़, ठीक है। उसके बाद अगर वो पेनिट्रेट कर जाए तो फिर वो हमारे सेल्स वगैरह में एंटर होती है, ठीक है ना। तो हमारे सेल्स पर सबसे पहले क्या मौजूद है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद है, वो फ़ौरन रिकग्नाइज करता है, ठीक है ना। इसका डीएनए रिकग्नाइज करता है, इनका जो एंडोटॉक्सिन रिलीज़ कर रहे होते हैं उसको रिकग्नाइज करता है। जब ये रिकग्नाइज कर लेता है तो फिर क्या होता है, फिर वो एक्टिवेट करता है, क्योंकि ये सेल के अंदर भी मौजूद है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी मौजूद है। अगर आप लोगों ने देखना कि ये किस तरह से जो है ये सारा कुछ एक दूसरे से को एक्टिवेट करते हैं, तो मैंने फार्माकोडायनामिक्स में एक वीडियो बनाई है जो कि फार्माकोडायनामिक्स को जो है मैंने उसको क्लियर किया कि किस तरह से जब बाहर रिसेप्टर के साथ अटैच होता है तो किस तरह कोई एंजाइम लिंक्ड होता है, कोई जी प्रोटीन कपल्ड होता है, ठीक है ना, कोई जो दूसरे होते हैं रिसेप्टर्स उनके किस तरह से वर्किंग होती है। तो वो मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में भी, तो वो आप देख सकते हैं। एनीवेज, जब रिकग्नाइज कर लेता है तो वो एक्टिवेट करता है, यानी रिसेप्टर के साथ इसका डीएनए अटैच हुआ, इसका एंडोटॉक्सिन अटैच हुआ, ठीक है ना। इसकी वजह से क्या हुआ कि स्टिमुलेशन हुई, और आगे स्टिमुलेशन होती हुई एक्टिवेट हुआ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, जिन्होंने डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन करवाई। जो डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन, जब वो फैक्टर्स होते हैं ना, वो खास एरियाज़ में अटैच होते हैं जो कि खास तौर पर वो प्रोटीन्स बनाते हैं जो कि जिनके लिए वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है वो मौजूद होता है। अब क्या होगा कि ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस करवाएगा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स बनवाएगा, दैट स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ द मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, यानी कि प्रोटीन्स की जो है ये प्रोडक्शन करवाएगा। अब ये प्रोटीन्स में कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, प्रोटीन्स में जो इन्वॉल्व है ना वो कौन कौन से हैं, वो प्रोटीन्स होंगे जो कि मीडिएटर्स होंगे साइटोकाइंस की, ठीक है ना, सॉरी इन्फ्लेमेशन के जो मीडिएटर्स होंगे। यानी ये प्रोटीन्स जो हैं वो क्या बनाएंगे, आगे ऐसे सब्सटेंसेस बनाएंगे जो कि क्या जिनका रोल क्या होगा, इन्फ्लेमेशन को मीडिएट करना। देखिए, बाहर कोई चीज़ आई है आपकी बॉडी में, फ़ौरन कोई एलिमेंट आया है बॉडी ने उसको रिकग्नाइज़ किया है। अब इन्फ्लेमेशन हम लोग इसलिए बोल रहे हैं कि इन्फ्लेमेशन ऑब्वियसली कि एक तो बॉडी उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है ना, जो बैक्टीरिया वायरसेस हैं वो बॉडी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन बॉडी को एक्टिवेट करने के लिए, उसको सिग्नल भेजने के लिए जो है ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज इनको नाम दिया गया है, ठीक है ना। लेकिन ये क्या है, मसला क्या है कि ये बॉडी के नॉर्मल सेल को भी डैमेज करते हैं, ठीक है ना, नॉर्मल प्रॉब्लम्स कॉज करते हैं। इसीलिए जो है ना ये इन्फ्लेमेशन एक बड़ा एक हॉट टॉपिक हो चुका है कि इसको कंट्रोल किया जाए, ठीक है ना। एंटीबायोटिक्स के ज़रिए आप ठीक है बैक्टीरिया को तो ट्रीट करते हैं, लेकिन एक आपका बॉडी का जो अपना रिस्पॉन्स है उसको भी आपने थोड़ा माइल्ड करना है कि ठीक है अब हम कर रहे हैं, एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, अब आप भी जो रिस्पॉन्स है ना एंटी इन्फ्लेमेटरी, वो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स थोड़ा कम करना चाहिए। तो इस चीज़ को करने के लिए ना टैकल हम लोग अब एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो अब बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाना, रेडनेस हो जाना, ये प्रॉब्लम कॉज करते हैं, एडीमा कॉज कर देते हैं ये। अभी हम लोग देखेंगे एडीमा भी किस तरह से कॉज हो रहा है। अच्छा, ये प्रोटीन्स क्या होगा, कौन कौन से होते हैं, दीज प्रोटीन्स इंक्लूड मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन, जिनमें साइटोकाइंस आते हैं। और साइटोकाइंस का क्या रोल है अभी हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। किलिंग ऑफ द जो माइक्रोब्स हैं वो, ठीक है, और दूसरा प्रोटेक्ट करेगा, प्रोटेक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स भी क्रिएट करता है, यानी कि जो इम्यून रिस्पॉन्स जो प्रोटेक्टिव है ना उसको इन्हांस करता है और किल करता है माइक्रोबियल सेल्स को, ठीक है। ये थोड़ा छोटा लिखा है मैंने, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू।
किलिंग करता है साइटोकाइंस। अभी हम लोग साइटोकाइंस को मज़ीद हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग रिक्रूटमेंट में पढ़ेंगे, आगे हम लोग मीडिएटर्स पढ़ेंगे, सेल ड्राइव मीडिएटर्स, वहाँ पर भी आ जाते हैं साइटोकाइंस वगैरह। एनी हाउ इसके अलावा मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन के अलावा एंटीवायरल साइटोकाइंस आ जाते हैं, ठीक है ना, और वो जो कि स्टिमुलेट करते हैं लिम्फोसाइट एक्टिवेशन। अब लिम्फोसाइट क्या है, ये हमारी आर्मी का एक पार्ट है, ठीक है ना, तो इसको एक्टिवेट कर रहे हैं, साइटोकाइंस को एक्टिवेट कर रहे हैं, जो कि क्या कर रहा है, किलिंग कर रहा है सेल की। एंटीवायरल साइटोकाइन, अगर वायरस जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए रिकॉग्नाइज हुआ है तो फिर एंटीवायरल साइटोकाइंस आएंगे, ठीक है ना, जो उस तरह से उसको टैकल करेंगे। सो ये हमारे पास क्या है, रिस्पॉन्स स्टार्ट हुआ। अब जब यहाँ पर किलिंग स्टार्ट हो जाती है ना, तो अब क्या होगा, कि मतलब क्या है कि डेड सेल्स जो है ना, वो जो बैक्टीरिया है ना उसके डेड सेल वो डेड होना शुरू हो जाएगा। अब डेड सेल बैक्टीरिया को कौन रिकॉग्नाइज करेगा, वो होंगे इन्फ्लेमेसोम, ठीक है ना। इन्फ्लेमेसोम की तरफ चलते हैं। अब इन्फ्लेमेसोम एक मल्टी प्रोटीन साइटोप्लाज्मिक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना। मल्टी प्रोटीन, काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन्स इसमें अटैच्ड है। एक साइटोप्लाज्म में मौजूद एक कॉम्प्लेक्स है जो कि रिकॉग्नाइज करता है प्रोडक्ट्स ऑफ डेड सेल। अब आपके अपने डेड सेल भी हो सकते हैं, ठीक है ना, जैसे जो साइटोकाइंस ने जो है वो किलिंग की है, ठीक है ना। वो ऑब्वियसली ये भी हो सकता है कि वो माइक्रोबियल के अलावा आपके अपने सेल को भी डैमेज हुआ हो, ठीक है ना, जैसे कुछ बैक्टीरिया ने आपके नॉर्मल सेल को डैमेज किया होगा, ठीक है ना, तो वो डेड सेल को रिकॉग्नाइज करता है। डेड सेल में कौन कौन से मज़ीद जो चीज़ें आ जाती हैं, वो ये आ जाती हैं, यूरिक एसिड आ जाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर एटीपी आ जाता है, प्रोडक्ट्स ऑफ डेड सेल है ना। पूरा का पूरा सेल तो नहीं ना ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज करेगा, वो प्रोडक्ट्स को रिकॉग्नाइज करेगा कि सेल्स में से जो प्रोडक्ट रिलीज़ हो रहे हैं या जो प्रोडक्ट्स मौजूद हैं सेल के अंदर, जब वो रिलीज़ होंगे, वो एक्स्ट्रा सेलुलर सेल से बाहर एटीपी का मौजूद होना, क्रिस्टल्स का मौजूद होना और कुछ माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स भी, ठीक है ना। यानी कि इन सब प्रोडक्ट्स जो है माइक्रोबियल के अपने प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, और इसके अपने डेड सेल के जो प्रोडक्ट होंगे उनको भी रिकॉग्नाइज करेगा। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। रिकॉग्नाइज कर रहा है प्रोडक्ट ऑफ डेड सेल, और इस डेड सेल में क्या क्या आ रहा है, ये सारा कुछ इंक्लूडिंग है, ठीक है ना, इन्फ्लेमेसोम में। इनका अगर हम लोग थोड़ा एक बिल्कुल समराइज कॉन्सेप्ट देखें ना, तो इन्होंने इंटरल्यूकिन्स को एक्टिवेट करना है, ठीक है ना। इन्फ्लेमेसोम इंटरल्यूकिन्स को एक्टिवेट करते हैं। थोड़ा डिटेल कॉन्सेप्ट देखें तो वो ये है कि ये ट्रिगर करते हैं एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम कैस्पेज 1 को, ठीक है ना। एक एंजाइम जिसका नाम है कैस्पेज 1, उसको एक्टिवेट करते हैं। ये क्लीव करता है जो प्रिकर्सर फॉर्म है इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन इंटरल्यूकिन 1 बीटा की, इंटरल्यूकिन 1 बीटा की इनटू द एक्टिव फॉर्म। क्या है ये जो कैस्पेज 1 जब ये एक्टिवेट होता है ना, तो इंटरल्यूकिन जो 1 बीटा है ना, वो इनएक्टिव फॉर्म में आमतौर पर मौजूद होता है। इंटरल्यूकिन 1 बीटा आमतौर पर इनएक्टिव होता है, क्योंकि रिस्पॉन्स जब कोई दुश्मन आएगा तो ही फाइट करनी है ना, ये तो नहीं ना कि पहले ही आप फाइट करना शुरू कर देते हैं। तो इसी तरह सेल भी पहले इनएक्टिव फॉर्म में मौजूद होता है, रिलैक्स्ड फॉर्म में मौजूद होते हैं। लेकिन जब ये क्या हुआ कि कैस्पेज 1 एक्टिवेट हुआ, इन्फ्लेमेसोम ने क्या किया, कैस्पेज 1 को एक्टिवेट किया, जिसकी वजह से जो उसका इनएक्टिव फॉर्म थी ना, वो सोया पड़ा था, उसको फ़ौरन जगाया, इंटरल्यूकिन 1 बीटा को उसको उठाया कि अब लड़ने का टाइम है, उठें। तो इंटरल्यूकिन 1 बीटा जो है एक्टिव फॉर्म में आ गया, ठीक है ना। ये मैं आपको जनरल लैंग्वेज में से समझा रही हूँ ताकि ये कॉन्सेप्ट्स आपके माइंड में अच्छी तरह बैठ जाएँ, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि ये जो इंटरल्यूकिन 1 बीटा जो है वो एक्टिव फॉर्म में आ गया। अब ये इंपॉर्टेंट मीडिएटर है किसका, ल्यूकोसाइट रिक्रूटमेंट का इन द एक्यूट इन्फ्लेमेशन में, ठीक है ना। एक्यूट इन्फ्लेमेशन में क्या है कि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मीडिएटर होता है, किसके लिए, ल्यूकोसाइट रिक्रूटमेंट के लिए। ल्यूकोसाइट क्या है, अगेन हमारी आर्मी है, ठीक है ना। तो यानी कि क्या है, कैस्पेज 1 जो है वो इसको एक्टिवेट कर रहा है, ये आगे से मदद के लिए बुला रहा है कि भाई काम आया है, ठीक है ना, दुश्मन आया, अब आप मदद के लिए आए, ल्यूकोसाइट को बुला रहा है। ल्यूकोसाइट के आगे करते हैं फैगोसाइटोस करते हैं एंड डिस्ट्रॉय करते हैं डेड सेल को, ठीक है। क्लियर हुई बात। ये किस तरह पहले टॉल लाइक रिसेप्टर्स ने जो है वो डिटेक्ट किया इन सब चीज़ों को, और उन्होंने एक्टिवेट करवाया मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन, उन्होंने भी स्टिमुलेट करवाया लिम्फोसाइट एक्टिवेशन। इन्फ्लेमेसोम भी जो है वो ल्यूकोसाइट की रिक्रूटमेंट को करवा रहा है, किस तरह से, इंटरल्यूकिन 1 बीटा के ज़रिए। तो ये एक तरह से आपकी आर्मी को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि अब जो है वो क्राइसिस का टाइम है, ठीक है ना। तो इसलिए जो है वो एक्टिवेट होना ज़्यादा ज़रूरी है। दुश्मन अब बहुत करीब आ चुका है, इसने फिजिकल बैरियर, स्किन का जो बैरियर है या म्यूकोजल जो सिक्रेशंस होती हैं उनका बैरियर इसने क्रॉस कर लिया है, जैसे म्यूकोजा नोज होता है, विजाइनल होता है, ठीक है ना। गैस्ट्रिक म्यूकोजा में भी आप कह सकते हैं, लेकिन गैस्ट्रिक म्यूकोजा वो उस वक्त आप लोग कहेंगे जब आपने ओरली कोई ऐसी चीज़ ले ली है, ठीक है ना, जो कि फिर उस वक्त इन्फ्लेमेशन होती है। मेजर अगर आप लोग जो स्किन इन्फेक्शंस होते हैं, ठीक है ना, उनमें या फिर बाजू का स्किन के ज़रिए जो सिस्टमिक इन्फेक्शंस हो जाते हैं
उनके ज़रिए। उनमें क्या होता है, फिजिकल बैरियर फर्स्ट आपका कौन कौन से होते हैं, स्किन होता है, और जहाँ पर स्किन मौजूद नहीं है वहाँ पर म्यूकोजल लेयर्स एंड म्यूकोजल सिक्रेशंस होती हैं, ठीक है ना। तो जब उसको क्रॉस करता है तो इसका मतलब है कि अब जो है ना अलार्मिंग सिचुएशन है उस वक्त। तो फिर जो है ना ये सारे टोल लाइक रिसेप्टर के साथ भी बाइंड हो रहा है, इन्फ्लेमेसोम भी डिटेक्ट कर रहा है प्रोडक्ट इन सब चीज़ों के। अब इन्फ्लेमेसोम का भी जो है ना और फिर ये सब कुछ जो है ना वो ल्यूकोसाइट को एक्टिवेट कर रहे हैं, कोई रिक्रूट कर रहा है, ठीक है ना, और ल्यूकोसाइट आगे फैगोसाइटोस कर रहे हैं एंड डिस्ट्रॉय कर रहे हैं डेड सेल को। इसको हम मज़ीद अभी डिटेल में पढ़ेंगे वो किस तरह से आते हैं, किस तरह से ये जो कीमोटैक्सिस सब कुछ होता है। लेकिन एक बात ये कि ये जो यूरिक एसिड का वर्ड आया तो इसमें हम एक दफ़ा गाउट को ज़रा देख लें। गाउट एक डिजीज़ है, ठीक है ना, जिसमें क्या होता है कि यूरिक एसिड का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द हाइपर यूरिसीमिया, ठीक है ना। तो यूरिक एसिड का जो लेवल है बॉडी में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। गाउट कोज्ड बाय द डेपोजिशन ऑफ यूरेट क्रिस्टल्स विच आर इंजेस्टेड बाय द फैगोसाइट्स एंड एक्टिवेट करते हैं इन्फ्लेमेसोम। यानी फैगोसाइट्स जब यूरेट क्रिस्टल्स को इंजेस्ट करते हैं तो जो है इन्फ्लेमेसोम एक्टिवेट होते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो है वो डायरेक्ट कर लेते हैं यूरिक एसिड को बॉडी में। जब यूरिक एसिड को जब इंजेस्ट करेंगे तो ये जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। जब ये एक्टिवेट होंगे तो अगेन इंटरल्यूकिन 1 जो है वो इंक्रीज़ होगा, इंटरल्यूकिन 1 बीटा इंक्रीज़ होगा तो वो अगेन जो है वो क्या होगा, ल्यूकोसाइट रिक्रूटमेंट करेगा एंड एक्यूट इन्फ्लेमेशन जो है वो मज़ीद स्टार्ट होती जाएगी। थस इंटरल्यूकिन 1 एंटागोनिस्ट वही इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। यही है ना कि क्योंकि ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन को देखिए, एक तरफ आप लोग जो है वो हाइपर यूरिसीमिया के जो है वो ड्रग्स भी दे रहे हैं, ठीक है ना, कि यूरिक एसिड का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि गाउट में, तो उसके भी ड्रग्स दे रहे हैं। लेकिन जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो रही है उस वक्त जो पेन को ख़त्म करना, जो तकलीफ़ है, पेशेंट का क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, ठीक है ना। ये एक आप कह सकते हैं कि हर एक ट्रीटमेंट का जो एक गोल होता है ना उनमें ये ज़रूर आता है कि इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पेशेंट, ताकि वो जो है उसको जिस डिज़ीज़ से वो गुजर रहा है आइदर वो लाइफ लॉन्ग लास्टिंग है, ठीक है ना, या वो सॉल्व हो सकते हैं। आपने उस टाइम उसका जो है ना वो क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना ज़रूरी है, क्योंकि जो पेन से वो गुजरा अगर वो सॉल्व ना होगी तो उसका जो बिलीफ है मेडिसिन से वो ख़त्म हो जाएगा और वो फिर वो उसकी अडेयरेंस नहीं रहेगी मेडिकेशन के साथ, वो अपनी रजीम के साथ अडेयर नहीं रहता, ठीक है, जिसकी वजह से मज़ीद प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो आप लोगों ने उसकी जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन है, क्योंकि ये पेन भी कॉज करती है, ठीक है ना, और स्वेलिंग वगैरह कॉज करती है, जैसे अभी हम लोगों ने साइन एंड सिम्टम्स में देखा इसको, तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम ये कॉज करती है। इसलिए क्या है कि ये हम लोगों ने इसका एंटागोनिस्ट भी दे सकते हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करने के लिए। लेकिन ये है कि ये उस वक्त जब इसकी इन द केस ऑफ रेजिस्टेंस टू द कॉन्कॉमिटेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी थेरेपी, यानी कि एंटी इन्फ्लेमेटरी थेरेपी से अगर फ़र्क ना पड़े तब हम लोग इंटरल्यूकिन 1 एंटागोनिस्ट देते हैं। अभी आप लोग मेडिसिन का जस्ट मैंने ये थोड़ा सा ओवरव्यू देने के लिए यहाँ लिख दिया, लेकिन जब हम लोग एंटी गाउट मेडिकेशन की तरफ जाएंगे तब ये बातें ज़्यादा क्लियर होंगी, ठीक है। अच्छा, एक और डिजीज़ जो जिसमें इन्फ्लेमेसोम रोल प्ले करते हैं वो आ जाती है एथेरोस्क्लेरोसिस की डिजीज़। कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल एंड फैटी एसिड वो भी एक्टिवेट करता है इन्फ्लेमेसोम को, और ये सजेस्ट करता है कि सजेस्ट करता है कि जो इंटरल्यूकिन 1 जो है वो भी रोल प्ले करते हैं इन कॉमन डिजीज़ में, ठीक है ना। कॉमन डिजीज़ यानी कि जो एथेरोस्क्लेरोसिस है ऑल दो, लेकिन आजकल के ज़माने में मैं कह सकती हूँ कि ये कॉमन है, ठीक है, क्योंकि लोगों का जो जंक फूड की तरफ जो उनका जो रुझान है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है ना, और जो लेजीनेस, एक्सरसाइज नहीं करना, ये इन चीज़ों की वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस का इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है ना। फैटी एसिड बढ़ जाना, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाना, तो इसकी वजह से क्या होता है, मज़ीद इन्फ्लेमेशन होती है। तो इसीलिए इसका एंटागोनिस्ट भी जो है इंटरल्यूकिन 1 का एंटागोनिस्ट भी आप कह सकते हैं कि ये अच्छा ट्रीटमेंट जो है वो साबित होगा एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए, अलॉन्ग विद द मेजरली एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, जिनका हार्ट रेट है, जब हम लोग केस स्टडीज़ पढ़ेंगे तो फिर ये ज़्यादा बातें क्लियर हो जाती हैं। जो जिनकी ब्लड प्रेशर है उनको ज़रा, या फिर जिनका एंजाइना का प्रॉब्लम है, एक्सर्शनल एंजाइना है, ठीक है, तो उनमें फिर आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा आप स्लो एक्सरसाइज या फिर जो एक मीडियम सी वॉक है वो आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बातें कुछ आ जाती हैं पेशेंट की कंडीशन के लिहाज से, दैट वेरी फ्रॉम ईच इंडिविजुअल, ठीक है ना। ये मैंने जस्ट आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है। अब हम लोग चलते हैं मेजर मीडिएटर्स की तरफ। जो प्रिंसिपल मीडिएटर्स में आ जाता है वो हमारे पास दो तरह के मीडिएटर्स होते हैं, एक आ जाती है सेल ड्राइव मीडिएटर और एक आ जाते हैं, नीचे मैंने बताया हुआ है, प्लाज्मा प्रोटीन ड्राइव मीडिएटर। सेल ड्राइव मीडिएटर वो जो सेल से निकले हुए हैं, और ये बहुत कॉमन मीडिएटर्स हैं। इनका ये मैंने लिख दिया, लेकिन ये आप लोगों ने याद ज़रूर करना है, ठीक है ना। बेशक जब भी कभी आप इनके बारे में पढ़ें तो आप लोग इन नोट्स को जो है वो आप सामने रखें, ठीक है, कि कौन से मीडिएटर्स कहाँ से रिलीज़ होते हैं, कहाँ से ये ऑब्टेन्ड होते हैं, कौन इनका सोर्स है और इनका क्या एक्शन है, ठीक है ना।
तो सबसे पहले मैं इनको जस्ट एक दफ़ा रीड करूँगी, तो आई होप कोई कन्फ्यूजन हो तो फिर आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, वरना जो फेसबुक पेज है मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूँगी, वहाँ पर भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि कोई चीज़ समझ ना आए। और ये नोट्स लेने हो तब भी आप मुझे जो है इसका प्रोसीजर मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूँगी कि ये नोट्स आप किस तरह से ले सकते हैं। अच्छा, सेल ड्राइव मीडिएटर्स में सबसे पहले हिस्टामाइन आ जाता है। हिस्टामाइन का सोर्स मैस्ट सेल है, बेसोफिल्स है, प्लेटलेट्स है। इनका एक्शन क्या है? वेजोडाइलेशन, वास्कुलर परमेबिलिटी को इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है ना। एंडोथीलियल एक्टिवेशन करता है ये। एंडोथीलियल एक्टिवेशन किस तरह से होती है वो भी हम लोग ल्यूकोसाइट रिक्रूटमेंट में पढ़ते हैं। उसके बाद सेरोटोनिन है, उसका सोर्स प्लेटलेट है, एक्शन इसका वैजो कंस्ट्रक्शन है। जो मेन अभी हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ने हैं, मैं अभी उनको रीड कर लेती हूँ ताकि ये वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी ना हो और आप लोग का भी जो है वो टाइम बचे, ताकि आपके पास जो फ़ौरन आपको जो चाहिए जिनके बारे में पता होना चाहिए वो आपको मिल जाए। जो यहाँ पर मेन पढ़ना है वो हम लोगों ने प्रोस्टाग्लैंडिन्स पढ़ने हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स में मैस्ट सेल से वो रिलीज़ होते हैं या ल्यूकोसाइट से वो रिलीज़ हो सकते हैं, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ये इनका सोर्स है, इनकी प्रोडक्शन को इन्हांस भी कर सकता है। जैसे मैस्ट सेल है वो क्या है कि कनेक्टिव टिश्यू में मौजूद एक सेल हैं जिनके अंदर हिस्टामाइन एंड हेपेरिन ग्रेन्यूल्स मौजूद हैं, तो आप कह सकते हैं कि मैस्ट सेल इनको रिलीज़ कर रहा है, ठीक है ना, हिस्टामाइन को। जो मैस्ट सेल हैं, ल्यूकोसाइट्स हैं, वो रिलीज कॉज करवाते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स की, ठीक है ना। प्रोस्टाग्लैंडिन किस तरह से बनता है वो भी हम लोग देखते हैं। ल्यूकोट्राइन्स भी जो है वो मैस्ट सेल और ल्यूकोसाइट्स जो हैं वो कॉज करवाते हैं इसकी प्रोडक्शन को, ठीक है ना। मैस्ट सेल, एमसी मैंने मैस्ट सेल लिखा है, ठीक है ना। ल्यूकोसाइट इसकी प्रोडक्शन को कॉज करवाते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन का क्या काम है? वेजोडाइलेशन, पेन एंड फीवर, ठीक है ना। ये याद रखनी है बातें। अभी हम लोग आगे जब एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स पढ़ेंगे तब आप लोग को भी बहुत ज़्यादा ये बात याद आनी चाहिए, ठीक है ना। जो ल्यूकोट्राइन्स हैं उनका क्या काम है? परमेबिलिटी, वास्कुलर परमेबिलिटी को इन्हांस करते हैं। कीमोटैक्सिस, कीमोटैक्सिस का पता है ना कि केमिकल रिलीज के जरिए किसी दूसरी चीज़ को अट्रैक्ट करना, ठीक है ना। कीमोटैक्सिस ये है। ल्यूकोसाइट एक्टिवेशन, एडिशन भी एंड एक्टिवेशन भी करवाते हैं, ठीक है ना। इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी। इसके अलावा प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर अभी हम लोगों ने इतना इसका काम नहीं है। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेशली ल्यूकोसाइट इसको रिलीज कॉज करवाता है, ठीक है ना। ये क्या करता है? ऑक्सीडेटिव ब्रस्ट, किलिंग ऑफ माइक्रोब एंड टिश्यू डैमेज, ठीक है ना। माइक्रोब्स की किलिंग में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड ऑक्सीडेटिव ब्रस्ट, अच्छा। उसके बाद आ जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड। ये एंडोथीलियम से भी रिलीज होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड एंडोथीलियम एंड मैक्रोफेजिस से जो है ये रिलीज़ होता है। या आप कह सकते हैं कि ये इनका एक रिलीज़ का मीडिएटर है, आप ये कह सकते हैं, ठीक है ना। ये मैक्रोफेजिस और इसका नाइट्रिक ऑक्साइड के ये आप कह सकते हैं सोर्स हैं, ठीक है ना। ये वास्कुलर स्मूथ मसल रिलैक्सेशन एंड किलिंग ऑफ माइक्रोब्स, ठीक है ना। ये नाइट्रिक ऑक्साइड का आपको पता होगा कि ये किस तरह से वास्कुलर स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन करवाता है। जिन्होंने CVS पढ़ा है उनको ये काफ़ी इसका आइडिया होगा। इसके अलावा किलिंग, माइक्रोब्स की किलिंग भी करता है, ठीक है ना। साइटोकाइंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। साइटोकाइंस में कौन कौन से आ जाते हैं? ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर आ जाते हैं, इंटरल्यूकिन 1 आ जाता है, इंटरल्यूकिन 6 आ जाता है, ठीक है ना। ये इनका जो सोर्स है वो कौन कौन से सोर्स हैं इसके? मैक्रोफेजेस हैं, एंडोथीलियल सेल्स हैं एंड मैस्ट सेल्स हैं, ठीक है। इनके 2 तरह के इफेक्ट होते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इनके दोनों इफेक्ट्स लिखे हैं। लोकल जो है, लोकल इफेक्ट क्या है कि ये एंडोथीलियल एक्टिवेशन करवाता है, ठीक है ना। जहाँ से ये रिलीज़ होगा, जिन वेसल से में ये रिलीज़ होगा, जहाँ जिस पॉइंट पर ये रिलीज़ होगा वहाँ पर जो एंडोथीलियम मौजूद होगी उसकी एक्टिवेशन करवाएगा, यानी कि एक्सप्रेस करेगा एडिशन मॉलिक्यूल्स। मैंने आपको बताया कि ये किस तरह से भी रिक्रूटमेंट होती है ल्यूकोसाइट की, उसमें हम देखेंगे कि ये एडिशन और जो क्या है एक्टिवेशन। और दूसरा सिस्टमिक इफेक्ट क्या है कि ये फीवर कॉज करवाएगा, मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटीज को करवाएगा एंड हाइपोटेंशन शॉक से भी इसको रिलेट किया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद आ जाती है कीमोकाइंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसका सोर्स ल्यूकोसाइट्स है एंड एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस हैं, ठीक है ना। इनका काम कीमोटैक्सिस है, कीमोकाइंस है, कीमोटैक्सिस का काम है। एंड कीमोटैक्सिस के जरिए असल में ये बुला किसको रहे हैं? ल्यूकोसाइट्स को, ठीक है ना। ये भी पॉइंट बात रखनी है, ठीक है ना, जहन में रखना है। ल्यूकोसाइट एक्टिवेशन भी ये कॉज करवाता है, ठीक है ना। उसके बाद ये आ जाती हैं प्लाज्मा प्रोटीन ड्राइव। प्लाज्मा प्रोटीन ड्राइव मीडिएटर्स उस वक्त एक्टिवेट होते हैं जब आपका जो माइक्रोबियल एजेंट है वो आपके ब्लड में एंटर हो जाता है, ठीक है ना। तो ये उस वक्त एक्टिवेट होती हैं। इसमें भी हमारे पास 3 आ जाते हैं। एक आ जाता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, एक काइनिन सिस्टम और एक प्रोटीएज एक्टिवेटेड, जो कि कोएगुलेशन के दौरान एक्टिवेट होते हैं, उनमें ये आ जाता है। इनमें भी हम लोग अभी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का ज़्यादा पढ़ लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है ये प्लाज्मा ड्राइव प्रोटीन जो कि प्रोड्यूस होते हैं लिवर में, वहाँ से ये प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है ना। ल्यूकोसाइट कीमोटैक्सिस एंड एक्टिवेशन कॉज करवाते हैं, डायरेक्ट टारगेट किलिंग करवाते हैं। मैक, अब मैक क्या है? मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स।
और टर्मिनल कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लेक्स को कहा जाता है। डायरेक्ट टारगेट किलिंग को क्या किससे डिनोट किया गया है, मैग से, ठीक है ना। मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स क्या है, ये वो कॉम्प्लेक्स है जो कि कॉम्प्लेक्स होता है प्रोटीन फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ पैथोजन की सेल मेम्ब्रेन पे प्रोटीन्स मौजूद होते हैं, उनके साथ ये कॉम्प्लेक्स बनता है। क्यों, ड्यू टू द होस्ट सिस्टम एक्टिवेशन, यानी कि बॉडी के अपने प्रोटीन्स जो हैं, जो पैथोजन की सरफेस के ऊपर जो प्रोटीन्स मौजूद होते हैं उनके साथ ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो रिकॉग्निशन भी होती है और डायरेक्ट किलिंग भी होती है, ठीक है ना। ऑप्सोनाइजेशन के जरिए होती है और डिफरेंट मैकेनिज्म है। जब आप कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को जो डिटेल में पढ़ेंगे तो फिर हम लोग ये देख लेंगे कि इसके कौन कौन से मैकेनिज्म हैं। एनीवेज यहाँ पर जो है फिलहाल ज़्यादातर सेल्फ ड्राइव मीडिएटर्स हैं, उनको हम लोग डील कर रहे हैं। काइनिन्स आ जाते हैं। काइनिन्स में जो है अगेन ये इस सिस्टम को कहा जाता है कि ये इतना कम्प्लीटली अंडरस्टूड सिस्टम नहीं है, ठीक है ना। इनका काम भी जो है इन्फ्लेमेशन में ही रोल प्ले करता है, जो कि वास्कुलर परमेबिलिटी को इंक्रीज़ करना, ठीक है ना। वास्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज़ होगी तो फिर एडिमा होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। जो फ्लूइड है, वेसल में से जो फ्लूइड निकलना शुरू होगा तो क्या होगा, एडिमा होगा, ठीक है ना। तो ये एक प्रॉब्लम होती है वास्कुलर परमेबिलिटी को इंक्रीज़ होना, स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होना, ठीक है, वैजोडाइलेशन होना, पेन होना, तो ये चीज़ें प्रॉब्लम कॉज करती हैं। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि मैक्रोफेजेस क्या हैं, ठीक है ना, न्यूट्रोफिल्स क्या हैं, ठीक है। इनका एक बहुत क्विक रिव्यू मैंने आपको बताया था कि हम करेंगे, ये वो कर लेते हैं हम लोग जल्दी से, कि हमारे पास स्टेम सेल से जो है ये किस तरह से बन रहे होते हैं। जो हीमोसाइटोब्लास्ट है, ठीक है ना, इसके ये एक आप कह सकते हैं एक तरह का सेल है ये, ठीक है। इस सेल से बहुत ज़्यादा, यानी कि ये स्टेम सेल से जो बनते हैं, ठीक है ना, स्टेम सेल से बना हुआ है, जो हमारे पास एक बोन मैरो सेल्स जो होते हैं उनमें से ये बनते हैं। आगे से जो है हमारे पास काफ़ी ज़्यादा सेल निकलते हैं, जो मैंने अब मेन जो है बहुत इसका एक छोटा एक समरी सी बनाई है। प्रो एरेथ्रोब्लास्ट से बनता है एरेथ्रोब्लास्ट। यहाँ पर मैंने डबल साइन इसलिए लगाए हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि यहाँ पर एक और स्टेप एग्जिस्ट करता है बीच में, ठीक है ना। मैंने ईजी टू रिवीजन के लिए मैंने लिखे नहीं है, क्योंकि फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड नाम बीच में आ जाने थे, ठीक है, जो जिनको याद करना मुश्किल होना था। प्रो एरेथ्रोब्लास्ट से बनते हैं एरेथ्रोसाइट्स, जिनको रेड ब्लड सेल कहते हैं। माइलोब्लास्ट से बनते हैं बेजोफिल्स, एओसिनोफिल एंड न्यूट्रोफिल्स, ठीक है ना। ये तीनों ग्रैन्युलोसाइट, आप इसको कह सकते हैं कि ये वाइट ब्लड सेल का ही पार्ट है एक तरह से, ठीक है ना, माइलोब्लास्ट। लिम्फोब्लास्ट से बनता है लिम्फोसाइट। मोनोब्लास्ट से बनता है मोनोसाइट, ठीक है ना। याद रह रहा है ना कि कॉमन इरेथ्रोब्लास्ट से बन रहा है इरेथ्रोसाइट। माइलोब्लास्ट का याद रखना पड़ रहा है आपको। माइलोब्लास्ट से आपके बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स बन रहे हैं, जो कि ग्रैन्युलोसाइट्स हैं, ठीक है ना, ग्रैन्यूल्स में मौजूद हैं। लिम्फोब्लास्ट एंड मोनोब्लास्ट ये दोनों एक ग्रैन्युलोसाइट हैं, इससे बन रहे हैं लिम्फोसाइट और इससे बन रहा है मोनोसाइट। और मेगाकैरियोब्लास्ट से बनता है थ्रोम्बोसाइट, जिनको प्लेटलेट्स कहा जाता है। अगर हम लोग लिम्फोब्लास्ट की डिवीजन देखें तो लिम्फोसाइट्स जो हैं वो आगे टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट्स बनते हैं। जो बी लिम्फोसाइट हैं वो प्लाज्मा सेल बनाते हैं और प्लाज्मा सेल से आगे एंटीबॉडीज बनती हैं, ठीक है। जो टी लिम्फोसाइट हैं उनकी काफ़ी आमतौर पर 4 कैटेगरीज इसको किया जाता है, ठीक है ना। लेकिन इसकी जो 2 मेन है वो आ जाती हैं हेल्पर टी सेल, जिनको CD4+ भी कहा जाता है, एंड साइटोटॉक्सिक टी सेल, जो कि CD8+ होते हैं। ऐसे हेल्पर टी सेल ऑब्वियसली इनके रोल से इंडिकेट कर रहे हैं कि ये हेल्प कर रहे हैं जो इम्यून रिएक्शंस में जो है एज अ आर्मी ये काम कर रहा है, ठीक है ना, हेल्प कर रहा है दूसरे सेल्स की। हेल्पर है तो दूसरों सेल्स की हेल्प करेगा। जो साइटोटॉक्सिक टी सेल है वो साइटोटॉक्सिक से याद रखना है, जैसे साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स को साइटोटॉक्सिक ड्रग्स भी कहा जाता है, क्योंकि वो सेल्स को किल करती हैं। तो ये भी सेल्स को किल करते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल। आप ये कह सकते हैं कि ये अगर तो आपका इम्यून सिस्टम सही है तो फिर ये आपके बॉडी के सेल को नहीं बल्कि जो दूसरे सेल्स होते हैं उनको किल करेगा। जो माइक्रोबियल सेल है, फंगल है, वायरल है, उन सेल्स को किल करेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है तो फिर आपकी ये अपनी बॉडी के सेल्स को भी ये करता है। CD4+ सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, CD8+, ये इनके नाम याद रखने हैं। जो मोनोब्लास्ट से बने हुए मोनोसाइट्स हैं वो किस में डिवेलप होते हैं, मैक्रोफेजेस। और मैक्रोफेजेस क्या हैं, फैगोसाइट्स हैं, ठीक है ना, फैगोसाइटोसिस करते हैं ना। तो अभी जो हम लोग फैगोसाइट्स पढ़ रहे थे, ठीक है ना, उनसे आपको क्लियर हुआ होगा कि फैगोसाइट्स क्या थे, ठीक है ना। मैक्रोफेजेस को फैगोसाइट्स कहा जाता है। मैस्ट सेल का आपको पता चला कि ये क्या है, सेल्स हैं जो कि कनेक्टिव टिश्यूज़ में मौजूद होते हैं। मैंने आपको अभी बताया ऊपर ही कि इनमें से जो है हिस्टामाइन रिलीज़ हो रहा है, ठीक है ना। आपको पता चला लिम्फोसाइट्स क्या है, ठीक है ना, न्यूट्रोफिल्स क्या हैं, ठीक है। तो ये आपके बातें जो थी ये एक उससे पहले कि आप ये पढ़ते एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स और उस तरफ जाता है, आपको बात ये क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ठीक है ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ।
अब हम चलते हैं इवेंट्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन की तरफ। जो इवेंट्स जो भी होंगे ना एक्यूट इन्फ्लेमेशन, वो किस लिए होंगे कि ल्यूकोसाइट्स और जो प्लाज्मा प्रोटीन्स है ना, उनको साइट ऑफ इंजरी की तरफ भेजा जाए, ठीक है ना। प्लाज्मा प्रोटीन में अभी हम लोगों ने देखा कंप्लीमेंट सिस्टम किस तरह वो मैक बनाता है और वो टारगेट किलिंग करता है माइक्रोब्स की। तो इसी तरह से जो है ना इसका ये होगा कि जो रैपिडली डिलीवर करेगा ल्यूकोसाइट्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन। ल्यूकोसाइट भी किलिंग कर रहा है, प्लाज्मा प्रोटीन भी किलिंग कर रहा है माइक्रोब्स की, ठीक है ना, साइट ऑफ इंजरी में। तो इसलिए इनका जो मेन फंक्शन है वो यही होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके मेन इवेंट्स की तरफ जो हम लोगों ने बिल्कुल स्टार्ट में पढ़े थे कि वास्कुलर चेंजेस एंड सेलुलर इवेंट्स, ठीक है ना। सबसे पहले वास्कुलर चेंजेस की तरफ देखते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़े हैं मीडिएटर्स, हिस्टामाइन का हम लोगों ने देखा, ल्यूकोट्राइंस देखा, ठीक है ना, हम लोगों ने कीमोकाइन साइटोकाइंस देखे हैं ना, ये सारा कुछ इनके रोल्स भी देखे हम लोगों ने। अब हम लोग चलते हैं इसकी तरफ। जैसे ही इन्फ्लेमेशन होती है, सबसे पहले ट्रांजिएंट फ्यू सेकंड के लिए वैजो कंस्ट्रक्शन होती है, लेकिन जैसे ही क्योंकि ये मीडिएटर्स रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये होगा कि जो जैसे जैसे मीडिएटर्स रिलीज होते जाएंगे ना, जो वास्कुलर चेंजेस हैं, सेलुलर इवेंट्स हैं, वो चेंज होते जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि हर मीडिएटर अपना रोल प्ले कर रहा है। जब यहाँ पर मीडिएटर्स जो हैं रिलीज़ होंगे, हिस्टामाइन रिलीज़ होगा। हिस्टामाइन का हमने रोल क्या पढ़ा था? वैजोडाइलेशन, इंक्रीज वास्कुलर परमेबिलिटी एंड एंडोथेलियल एक्टिवेशन, यही पढ़ा था हम लोगों ने। अच्छा, तो अब जब हिस्टामाइन रिलीज होता है ना, तो वो क्या करेगा? आर्ट्रियोलर डायलेशन, वैजोडाइलेशन का कॉज कर रहा था, ठीक है ना, डायलेशन कॉज करेगा। पहले ट्रांजिएंट वैजो कंस्ट्रक्शन हुई है, लेकिन वो फ्यू सेकंड्स के लिए हुई, ठीक है ना। उसके बाद क्या है? वैजो डायलेशन होगी, किसकी वजह से? हिस्टामाइन की वजह से। जब वैजो डायलेशन होती है ना, ब्लड वेसल ब्रॉड हो जाती है, तो उसमें से खून के गुजरने की जगह ज़्यादा हो जाती है, तो वहाँ से ज़्यादा खून गुजरेगा। जब जिस साइड से ज़्यादा खून गुजरेगा, तो वहाँ से क्या होगा कि वहाँ रेडनेस होगी। फील होता है ना, जब आपको कहीं पर इचिंग होने हो रही होती है, ठीक है ना, आप इचिंग करते हो, तो वो फ़ौरन वहाँ से एरिया रेड हो जाता है। वो किस वजह से हो रहा होता है? डायलेशन की वजह से होता है, ठीक है ना, कि इन्फ्लेमेशन हुई होती है वहाँ पर, और इस वजह से वहाँ पर डायलेशन हो जाती है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है? वार्मथ, वो हिस्सा भी गर्म होता है जहाँ पर इन्फ्लेमेशन हुई होती है। हम लोगों ने पढ़ा था कि जो इसके कार्डिनल साइन में एक साइन क्या था? इसका वार्मथ का था, और वार्मथ में क्या था? कैलर क्या था? हीट। अच्छा, ये चीज़ जो एक तरफ हुई। दूसरी तरफ क्या हुआ है कि माइक्रोवास्कुलेचर परमिएबिलिटी इंक्रीज हो गई है। अब अगेन ये किस वजह से हुई है? इन मीडिएटर्स की वजह से हुई है, हिस्टामाइंस, काइनिन्स एंड अदर मीडिएटर्स। अच्छा, माइक्रोवास्कुलेचर परमिएबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए क्या होता है कि ये जो एंडोथेलियल सेल्स है ना, उनके दरमियान गैप प्रोड्यूस होता है। ये होती है ना एक बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, ब्लड वेसल्स के एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है, उसके उधर यहाँ एक एंडोथेलियल सेल्स मौजूद होते हैं, ठीक है ना। इन एंडोथेलियल सेल्स में गैप नहीं होता, लेकिन इसकी वजह से क्या होता है? जब ये मीडिएटर्स रिलीज होते हैं तो इनके दरमियान गैप प्रोड्यूस हो जाता है। जब गैप प्रोड्यूस होता है ना, तो उसमें से जो फ्लूइड है ना, प्रोटीन रिच फ्लूइड, वो मूव करना शुरू कर जाता है इनटू द एक्स्ट्रा वास्कुलर टिश्यू। अब ऑब्वियसली ब्लड के इस साइडों पे तो सेल्स हैं, ठीक है ना, फिर टिश्यूज़ हैं, यानी कि आपकी पूरी बॉडी जो है वो क्या हुई है? सप्लाई हुई है वो ब्लड वेसल्स से। तो इन टिश्यूज़ में जो है ना, एक्स्ट्रा वास्कुलर टिश्यू में, यानी कि सेल के बाहर, जो वेसल के बाहर जो टिश्यूज़ हैं, उनमें मूव करना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो प्रोटीन रिच फ्लूइड है, ठीक है, वो जो आपके जो ब्लड वेसल हैं उसमें कम हो गया है और बाहर ज़्यादा हो गया है। क्या इंडिकेट कर रहा है? कि जो ब्लड है वो कंसनट्रेटेड हो रहा है, यानी अगर उसमें से अगर पानी निकल जाएगा तो बाकी क्या बचेंगे? सेल्स बचेंगे, रेड ब्लड सेल्स बचेंगे, और जो बाकी के सेल्स हैं वो बचेंगे। इसकी वजह से इसकी कंसनट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है ना। कंसनट्रेशन इंक्रीज़ हो गई है तो इसका मतलब क्या है कि वो थिक हो गया तो उसकी विस्कोसिटी बढ़ गई है, यानी कि जब विस्कोसिटी मोटा होगा, मोटा खून देर से गुजरता है। आप लोगों ने पढ़ी है फिज़िक्स वगैरह, जो पतली चीज़ होती है, जो अगर आप लोग फ्लो चेक करें हनी का और वाटर का, वाज़ा डिफरेंस होगा, ठीक है ना। हनी जो है उसका जो फ्लो होता है, फ्लो स्पीड बहुत कम होती है, जबकि वाटर की फ्लो स्पीड ज़्यादा होती है। तो विस्कोसिटी से आपको यहाँ से पता चला कि यहाँ पर इसकी जो सर्कुलेशन है वो स्लो हो जाएगी, जो इसकी वजह से क्या होगा? स्टेसिस डेवलप हो जाएगा, खून वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता गुजरेगा, ठीक है ना। ज़्यादा यहाँ पर हम लोगों ने कहा खून ज़्यादा गुजरना शुरू हुआ, लेकिन जब ये चीज़ें रिलीज़ हुई, ये एकदम से तो नहीं ना, फ़ौरन से सेल पीछे पीछे तो नहीं ना हो जाते। जब सेल एक्ट करते हैं, अंदर रिलीज़ होते हैं, पूरा बॉडी जो सेल के अंदर है वो मैकेनिज़म्स होते हैं, ठीक है ना, पूरे पाथवेज होते हैं जिनके ज़रिए ये गैप प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। अच्छा, एक तरफ तो ये हो गया ना कि स्टेसिस क्रिएट हो गई, ठीक है ना। स्टेसिस की वजह से क्या होगा कि ल्यूकोसाइट, खून वहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। अब क्या होगा कि खून में तो मौजूद है आपके सारी आर्मी,
यानी कि ल्यूकोसाइट, न्यूट्रोफिल्स सारे वहाँ पर मौजूद हैं, वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे उस जगह पे, ठीक है ना। जहाँ पर ये रिलीज़ हो रहे हैं ऑब्वियसली वहीं पर इन्फ्लेमेशन हुई है ना, तभी तो ये रिलीज़ होना शुरू हुए। टॉल लाइक रिसेप्टर्स ने वहाँ पर डिटेक्ट किया, ठीक है ना। रिसेप्टर सेल्स में मौजूद थे, सेल्स अब कोई भी होते हैं, ठीक है ना। जो ल्यूकोसाइट हैं वो भी सेल हैं, जो मैक्रोफेजेस हैं वो भी सेल्स हैं, मोनोसाइट्स वो भी सेल्स हैं, ठीक है ना। ये सारे सेल्स ही तो हैं। तो इन सेल्स पे या बॉडी सेल्स में जो आपके आम जो टिश्यू मेकअप बिल्डिंग सेल्स हैं उनमें ये मौजूद होते हैं। टॉल लाइक रिसेप्टर डिटेक्ट करते हैं, वो वहीं पर इन्फ्लेमेशन जहाँ पर स्टार्ट हुई होती है वहीं से ये मीडिएटर रिलीज़ होते हैं। तो वहाँ पर जब खून रुकना शुरू होगा तो वहाँ पर ये क्या होगा कि ये भी आहिस्ता आहिस्ता गुजरेंगे। पहले तो तेज़ी तेज़ी से गुजर रहे थे, अब आहिस्ता गुजरेंगे। तो ल्यूकोसाइट न्यूट्रोफिल्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे एट द साइट अलॉन्ग द वास्कुलर एंडोथेलियल सरफेस, जिसकी वजह से क्या होगा, एक स्टेप शुरू होगा जिसको कहा जाएगा माइग्रेशन। वो सेलुलर इवेंट्स में आता है, अभी मैं आपको बताती हूँ। लेकिन एक बात, सेलुलर इवेंट स्टार्ट करने से पहले, यानी कि यहाँ पर खून जब रुक रहा है, ये सेल्स यहाँ पर रुक रहे हैं, तो ये जब यहाँ रुके रहेंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि ये पार चला जाना शुरू हो जाएंगे। ये फर्ज करें यहाँ पर इन्फ्लेमेशन हुई है, ये टिश्यू है जहाँ पर इन्फ्लेमेशन हुई है, ठीक है ना। आमतौर पे इसी तरह होता है कि जहाँ पर टिश्यू में इन्फ्लेमेशन होती है उधर से ये चीज़ें स्टार्ट होती हैं। यहाँ पर ये रिलीज़ हुए केमिकल, ब्लड में गए, ब्लड ने जो है ये वास्कुलर डायलेशन हुई सारा कुछ, और परमिएबिलिटी इंक्रीज़ हुई। अब यहाँ पर जो सेल गुजर रहे थे वो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर रुकना शुरू हो जाएंगे। वो कैसे इधर पार जाएंगे वो हम माइग्रेशन में पढ़ेंगे। लेकिन पहले हम ये देख लें कि ये जो टिश्यू में से जो ये टिश्यूज़ में फ्लूइड गया है ना, प्रोटीन रिच फ्लूइड यहाँ जो मूव कर गया ना इन टिश्यूज़ में, उसकी वजह से क्या होगा कि ये एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा और क्या होगा, एडीमा होना शुरू हो जाएगा। यानी कि जब खून की नाली यानी ब्लड वेसल से बाहर जाएगा पानी, तो क्या होगा, आपकी स्किन के नीचे अक्सर लगता है ना मोटा जो स्वेलिंग हो जाती है, आम एडीमा आप उसको कहते हैं, यानी क्या कहते हैं ना, सूज गया, पानी लग रहा है इधर, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, वो एडीमा ही होता है, ठीक है। अब ये स्टार्ट होने लगे हैं माइग्रेशन, यानी सेल वहाँ रुक गए, यहाँ तक क्लियर हुआ, सेल वहाँ रुक गए हैं, ठीक है। अब क्या होगा, माइग्रेशन स्टार्ट होगी। माइग्रेशन किस तरह से स्टार्ट होगी वो हम लोग सेलुलर इवेंट्स में देखते हैं। सेलुलर इवेंट्स का हम लोग देखते हैं, एंडोथेलियल सेल्स बाय द साइटोकाइंस एंड अदर मेडिकेशन, एंडोथेलियल सेल एक्टिवेटेड बाय द साइटोकाइंस एंड अदर मेडिकेशन। यानी कि वो अब भी जो हम लोग पढ़ रहे थे कि ये एंडोथेलियल एक्टिवेशन करता है, जैसे हिस्टामाइन जो था वो हमने कहा कि एंडोथेलियल एक्टिवेशन कर रहा है। और कौन एंडोथेलियल एक्टिवेशन कर रहा था, जो साइटोकाइंस थे वो एंडोथेलियल एक्टिवेशन कर रहे थे, ठीक है ना। और भी काफ़ी जो मेटाबोलाइट्स मैंने अभी आपको पढ़ाए हैं वो क्या कर रहे थे, एंडोथेलियल एक्टिवेशन कर रहे थे, जिनमें साइटोकाइंस वगैरह ये सारा मौजूद थे, ठीक है ना। एंडोथेलियल जब एक्टिवेशन होती है ना तो उससे क्या होता है कि वो एक्सप्रेस करता है एडिशन मॉलिक्यूल, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल जो कि चिपकाने के लिए, एडिशन अपने साथ अटैच करने के लिए यूज़ होते हैं। यानी कि अब क्या है, एक आम सी ब्लड वेसल थी, ठीक है ना, उसके ऊपर कोई एडिशन मॉलिक्यूल नहीं था, लेकिन जैसे ही ये एक्टिवेट साइटोकाइंस, हिस्टामाइंस वगैरह सारे आए, साइटोकाइंस में इंक्लूड होते हैं ना ट्यूमर न्यूक्लियोसिस फैक्टर, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, ये सारे आए अटैच्ड हुए, इन्होंने क्या कॉज करवाया, इसके ऊपर डेवलप हो गए एडिशन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब यहाँ पर एडिशन मॉलिक्यूल अटैच्ड है, ल्यूकोसाइड जो है ना, जब क्योंकि यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता मैंने आपको बताया पहले ये आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहे हैं यहाँ से, जब ये आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहे होंगे ना तो इनके ऊपर ये थोड़ा थोड़ा अटैच होना शुरू होंगे, यानी कि आप कह सकते हैं कि इनके साथ टकराना शुरू होंगे एडिशन मॉलिक्यूल्स के साथ। ल्यूकोसाइड अटैच लूजली एंड डिटैच, ठीक है ना, बाय द सेलेक्टिन रिसेप्टर्स, सेलेक्टिन रिसेप्टर्स के ऊपर, वहाँ पर एडिशन मॉलिक्यूल है, इनके ऊपर सेलेक्टिन रिसेप्टर्स हैं। जो सेलेक्टिन रिसेप्टर्स कौन कौन से, आप ये कह सकते हैं कि ये इन्हीं में आ जाते हैं, ठीक है ना। एक्सप्रेस करता है, एक 3 तरह के हमारे पास सेलेक्टिन रिसेप्टर्स होते हैं, ई सेलेक्टिन, पी सेलेक्टिन एंड एल सेलेक्टिन। इनके नाम से याद रखना है। जो ई सेलेक्टिन है ना वो एंडोथेलियम में एक्सप्रेस होता है, यानी यहाँ पर फर्ज करें या यहाँ पर है, ठीक है ना। जो पी सेलेक्टिन है ना वो एंडोथेलियम और प्लेटलेट्स दोनों पे जो वो है वो एक्सप्रेस होता है, और जो एल सेलेक्टिन है वो ल्यूकोसाइड्स पे होता है, ठीक है ना। तो जब यहाँ से मॉलिक्यूल्स ल्यूकोसाइड गुजर रहे हैं ना उनके ऊपर एल सेलेक्टिन एक्सप्रेस हुआ है, यहाँ पर ई सेलेक्टिन एक्सप्रेस हुआ है, दोनों आपस में अटैच्ड होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। जब इनके ऊपर, आमतौर पे तो इनके ऊपर नहीं होता ना, आमतौर पे तो जो है आप कह सकते हैं कि इनके ऊपर होता है, ठीक है ना। लेकिन जब इसके ऊपर भी एक्सप्रेशन इनका स्टार्ट हो जाता है, ज़्यादातर जब इनकी भी स्पीड स्लो होती है तो फिर वो एक डिटेल प्रोसेस आ जाता है। पर फिलहाल हम लोगों ने ये देख लेना है कि ये ई सेलेक्टिन, पी सेलेक्टिन और एल सेलेक्टिन हैं, ठीक है ना। लूजली ल्यूकोसाइड जो है वो अटैच होंगे, लूजली एंड डिटैच हो जाएंगे, अटैच होंगे फिर डिटैच हो जाएंगे, यानी कि क्या है, एक तरह से इनका रोलिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा,
ठीक है ना। इनके साथ कभी अटैच हो रहे हैं, कभी डिटैच हो रहे हैं, क्योंकि अभी ल्यूकोसाइट्स को, अभी जो जितने भी मीडिएटर्स हैं वो एक्ट किस पे कर रहे हैं, ब्लड वेसल्स पे। अभी ल्यूकोसाइट्स को एक्टिवेशन, ल्यूकोसाइट्स की आप कह सकते हैं कि अभी ल्यूकोसाइट्स को नहीं पता चला कि यहाँ पर जो है वो इन्फ्लेमेशन हुई है। जब ये रोल करना शुरू करेंगे ना, यानी कि ये देखेंगे कि आमतौर पर देखिए हमारी बॉडी को अल्लाह ने इतना परफेक्टली बनाया कि हर चीज़ जो है, हर चीज़ में एक तरह से सेंसर्स मौजूद है, ठीक है ना। कोई भी सेल है वो लिविंग सेल क्यों है, क्योंकि वो सेंस कर रहा है चेंजेस को, ठीक है ना। उसको इस तरह से वो ऑर्गेनाइज्ड हुआ है। तो जब ये रोल करना शुरू करेगा ना, तो ये सेंस करेगा चेंजेस इन द मूवमेंट, कि आमतौर पे तो ऐसी मूवमेंट नहीं होती है, आमतौर पे तो हम भागे भागे जाते हैं, ठीक है ना, वैसल्स में से। अब हम लोग एक तो हमारी स्पीड भी इतनी आहिस्ता है, खून क्योंकि जो है वो कंसनट्रेटेड है, ठीक है ना, और दूसरा हम डिटैच हो रहे हैं, कभी अटैच हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या वजह है, जिसकी वजह से क्या होगा कि इनमें एक जो डिज़ाइन मैंने बताया कि इस तरह से हुए हैं कि ये डेवलप करेंगे क्या अपने ऊपर, इंटीग्रिन्स, ठीक है ना। एज they begin to roll due to the expression of the selectin, they also express integrin on their surface, यानी अपने ऊपर integrins अटैच करेंगे। these integrins bind to the receptor on the endothelium, ठीक है ना। अब वो integrins bind कर देंगे एंडोथीलियम के ऊपर। TNF अल्फा एंड इंटरल्यूकिन 1 वो इंक्रीज करता है रिसेप्टर्स फॉर द इंटीग्रिन्स, यानी कि ये अभी भी एक्ट किस पे कर रहे हैं, एंडोथीलियम पे एक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। कि इंटीग्रिन्स के साथ अटैच होने वाले जो रिसेप्टर्स होते हैं ना, उनको इंक्रीज कौन करता है, TNF अल्फा एंड इंटरल्यूकिन 1 यानी साइटोकाइंस वगैरह, ठीक है ना। वही बात समझ आ रही है, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। अच्छा, उसके बाद क्या हो रहा है, आफ्टर बीइंग अरेस्टेड, अब क्या हुआ कि पहले जो है, जो आप कह सकते हैं कि पकड़ रहे थे वो सिर्फ एंडोथीलियम पकड़ा था, ठीक है ना, ल्यूकोसाइट्स को। अब ल्यूकोसाइट्स ने भी जो है वो अपना हाथ बढ़ा दिया कि ठीक है पकड़ लो, ठीक है ना, इंटीग्रिन्स उसने भी डेवलप किए हैं। जब वो दोनों की आपस में जो है वो अटैचमेंट हुई, बाइंडिंग हुई है ना, तो अब वो अरेस्ट हो गए हैं एंडोथीलियम के ऊपर। अब जब वो अरेस्ट हो गया, क्योंकि स्पेस इतना है, द एंडोथीलियम माइग्रेट थ्रू द इंट्रासेलुलर जंक्शन बाय सीक्वेंसिंग प्रोसेस, सीक्वीज होकर ना वो गुजरना शुरू करेंगे, ठीक है ना। डायपिडेसिस इस प्रोसेस को कहते हैं, ठीक है ना। अब वो गुजर ही क्यों रहे हैं, वो किस वजह से है, वो होता है कीमोटैक्सिस की वजह से। और वो कौन कर रहे हैं, कीमोकाइंस कर रहे हैं, ठीक है ना। कीमोकाइंस का मैंने आपको बताया था, कीमोकाइंस का काम है कीमोटैक्सिस करना और ल्यूकोसाइट को एक्टिवेट करना, ठीक है ना। ट्रांसमाइग्रेशन और माइग्रेशन इज ड्राइवन बाय द कीमोकाइंस, ठीक है ना, जो कि प्रोड्यूस्ड हुए हुए हैं इन द एक्स्ट्रा वास्कुलर टिश्यू, यानी कि यहाँ ये तो ब्लड वेसल है ना, यहाँ पर जो टिश्यूज़ मौजूद है ना, इनमें ये प्रोड्यूस हुए हुए हैं और ये इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ, ठीक है ना, अपनी तरफ ये अट्रैक्ट कर रहे हैं। आफ्टर पासिंग थ्रू द एंडोथीलियम, ठीक है, ल्यूकोसाइट अब सिक्रेट करेंगे कोलेजिनेज, ठीक है, विच इनेबल दैम टू पास थ्रू द बेसमेंट मेम्ब्रेन। मैंने आपको अभी बताया कि एंडोथीलियम, जो एंडोथीलियल सेल है वो किसके ऊपर अटैच्ड है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक है ना। ये भी हमने क्लियर किया पीछे, ठीक है ना। इसके जो वास्कुलर इवेंट है उसी में हम लोगों ने जो हम लोगों ने देखा था कि परमेबिलिटी किस तरह से इंक्रीज़ हो रही है, वो हम लोगों ने देखा था। देखिए सेल के लिए निकलना मुश्किल है, पानी के लिए निकलना आसान है, वो ऑस्मोसिस के ज़रिए निकल आता है, ठीक है ना। यही चीज़ होती है ना, यही हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर्स होते हैं, यही ऑस्मोसिस होती हैं जिनके ज़रिए पानी मेम्ब्रेन के थ्रू पास हो जाता है, लेकिन सेल नहीं पास हो सकता है। सेल को जो है ल्यूकोसाइट, क्योंकि ये सेल है, इनको कोलेजिनेज रिलीज़ करना पड़ेगा। कोलेजिनेज जो है वो कोलेजिन को ख़त्म करेगा और वो आराम से जो है वो गुजर जाएंगे, ठीक है ना। अब क्या है, वेसल के बाद क्या है, टिशू है, टिशू में वो एंटर हो जाएंगे। ल्यूकोसाइट रीचेज द साइट ऑफ एक्टिवेशन बाय द कीमोटैक्सिस, कीमोटैक्सिस में कहाँ पर जो है वो इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, वो कीमोटैक्सिस के जरिए वो होगा। कीमोटैक्सिस स्टिमुलस कहाँ से आ रहे होते हैं, बैक्टीरिया प्रोडक्ट से भी होते हैं, साइटोकाइन से भी होते हैं, ल्यूकोट्राइंस LTB4 से भी होते हैं, एन फॉर्माइल मिथियोनिन टर्मिनी से भी आते हैं, कंप्लीमेंट सिस्टम वहाँ से भी आते हैं। तो कीमोटैक्सिस के सिग्नल इन सब से आ रहे होते हैं, ठीक है ना। अब जब वो वहाँ पर पहुँच गया, ल्यूकोसाइट जो है पहले गुजरा था, अटैच हुआ लूजली, फिर पक्का जो है वो अच्छी बाइंडिंग होगी इनकी। फिर जब बाइंडिंग हुई तो उसने वो कीमोटैक्सिस के लिए उसने मूव करना शुरू किया, ठीक है ना। मूव करता करता वो आखिर में फिर उसने कोलेजिनेज रिलीज़ किया ताकि बेसमेंट मेम्ब्रेन से गुजर के टिश्यू तक पहुंचा जा सके, क्योंकि उसको सिग्नल बड़े स्ट्रॉन्ग आ रहे थे कि इधर आओ, इधर जो है ना वो दुश्मन ने हमला किया हुआ है। वो अब उस साइड तक पहुँच गया है, ठीक है ना, इधर तक। अब क्या करेगा, वो कैसे किलिंग करेगा। ल्यूकोसाइट्स एलिमिनेट द माइक्रोब्स। ल्यूकोसाइट्स क्या होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल में मैंने आपको बताया कि बेसोफिल, ग्रैन्युलोसाइट, ए ग्रैन्युलोसाइट दोनों वाइट ब्लड सेल ही हैं, ठीक है ना। और हम लोगों ने पढ़ा कि जो मोनोब्लास्ट से रिलीज जो बनता है वो मोनोसाइट्स बनता है और मोनोसाइट से बनता है मैक्रोफेजेस। अभी हम लोगों ने ये पढ़ा लास्ट में, लेट मी शो इट टू यू।
मोनोसाइट से मैक्रोफेजेस बन रहे हैं, ठीक है ना। अब मैक्रोफेजेस मैंने आपको बताया था कि ये क्या होते हैं, फैगोसाइट्स होते हैं, ठीक है। तो ल्यूकोसाइट्स जब यहाँ पहुँचते हैं तो ये माइक्रोब को किस तरह से एलिमिनेट करते हैं, और डेड सेल को फैगोसाइटोसिस के जरिए, फॉलोड बाय देयर डिस्ट्रक्शंस इन द फैगोलाइजोसोम। फैगोलाइजोसोम क्या है, फैगोसाइट्स जब लाइजोसोम के साथ फ्यूज़ करता है तो उसको फैगोलाइजोसोम कहते हैं। लाइजोसोम क्या है, लाइजोसोम एक ऑर्गेनेली है जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम मौजूद हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम क्या होते हैं, ईटन अप प्रोसेस करते हैं, यानी कि सेल को खा जाते हैं, ठीक है ना। तो जब, क्योंकि ये भी डेड सेल भी, माइक्रोब्स भी सेल होते हैं, ठीक है ना, बैक्टीरिया भी एक सेल है, वायरस भी एक तरह का सेल ही होता है, ठीक है ना, आपके अपने डेड सेल्स जो होते हैं वो भी सेल्स होते हैं। तो ये सारे डाइजेस्टिव प्रोसेस, फैगोसाइट जो है वो उसको फैगोसाइटोस करता है। लाइसोजाइम के साथ जब वो फ्यूज़ होता है तो वो उसको बिल्कुल कर देता है, ठीक है ना, डाइजेस्ट कर देता है। मज़ीद डिस्ट्रक्शन जो है बिल्कुल डिस्ट्रक्ट किस तरह से होता है, इज कॉज बाय द रिलीज ऑफ फ्री रेडिकल्स विच इज़ द रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी। हमने पढ़ा था रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी के जरिए। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी क्या कर रही थी, ये किलिंग ऑफ माइक्रोब एंड टिश्यू डैमेज करती है। ऑक्सीडेटिव ब्रस्ट है ना एक तरह का रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी। एंड नाइट्रिक ऑक्साइड क्या कर रही होती है, ये भी माइक्रोब से किलिंग करती है। एंड वास्कुलर मसल्स, स्मूथ मसल रिलैक्सेशन कॉज करती है। ये भी हम लोगों ने मीडिएटर्स में, मैंने आपको इसीलिए मीडिएटर्स का पहले फंक्शन बता दिया था ताकि जब हम लोग यहाँ पर पढ़ें तो हमारे माइंड में एक पिक्चर क्लियर हो कि क्या चीज़ हो रही है, ठीक है ना। कौन अगर ये काम कर रहा है तो हमें पहले से पता है ये काम हो रहा है, ठीक है। और ये सब जनरेट कहाँ पर हो रही हैं, इन द एक्टिवेटेड ल्यूकोसाइट में एंड लाइसोसोमल एंजाइम्स में, लाइसोसोमल एंजाइम्स में, ठीक है ना। दीज एंजाइम्स एंड रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज मे रिलीज इन द एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट। अब मसला तो यही है ना, यहीं पर तो प्रॉब्लम है कि ये एंजाइम्स जो हैं और ये जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी है, नाइट्रिक जो ऑक्साइड है, ये बाहर भी रिलीज़ होते हैं, सेल से इर्द गिर्द भी रिलीज़ होते हैं। जब ल्यूकोसाइड आर्मी आती है ना, अब ये हमारी आर्मी तो चलो ठीक है ना, हम लोग यहाँ पर इसमें रिलेट नहीं कर सकते कि हाँ ये हो सकता है कि जब ये जो ज़्यादा फायरिंग हो या फिर जो ज़्यादा सुवेर लड़ाई होती है तो फिर उस टाइम आपको पता है कि खर्चा होता है कि आम लोगों को भी नुकसान हो जाता है। इसी तरह ये जो आर्मी है इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, जो हमारी जो बॉडी के इनसाइड आर्मी है चांसेस होते हैं, दीज एंजाइम में रिलीज इन द एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट कैपेबल ऑफ डैमेजिंग द नॉर्मल टिश्यू, ठीक है। तो ये जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो रही है, एक तरफ ये माइक्रोबियल किलिंग तो कर रही है, ठीक है, लेकिन क्या मसला है कि ये इन्फ्लेमेशन भी कॉज करवा रही है। यही तो प्रॉब्लम है कि हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी को ये नहीं नज़र आ रहा ना, हम जब अब बैठे हुए बाहर हम लोग हमें हैं तो हमें तो नज़र आ रही है सिर्फ स्वेलिंग हुई हुई, ऑल दो ये एक डिफेंसिव रिस्पॉन्स है, लेकिन हमें तो नज़र आ रही है पेन, हमें तो नज़र आ रही है स्वेलिंग। तो उस चीज़ को ख़त्म करना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हम लोगों ने ऐसे मेडिसिन देनी होती हैं कि जो इतना ज़्यादा उसको इनहिबिट भी ना करे और ये जो इस तरह की एडिमा है उसको सॉल्व कर दे। पेन है, पेन का जो थ्रेश होल्ड है, हम लोग एनाल्जेसिक दे देते हैं, पेन का थ्रेश होल्ड इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है ना, जो पेन का जो होता है जिससे आपको पता चलता है कि सेंसेस फील होते हैं कि जो पेन हो रही है आपको, ठीक है ना, उसका जो लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाए। तो ये चीज़ें फिर हम दी जाती हैं ताकि पेशेंट का क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाए, ठीक है ना। ऑल दो आप इसको क्या ये यूँ तो नहीं कर सकते कि आप बिल्कुल आप इम्यून जो वो है इम्यूनोसप्रेसेंट ही देना शुरू कर दो, इस तरह नहीं होता। आम इन्फ्लेमेटरी सिचुएशंस में आप ये इम्यूनोसप्रेसेंट नहीं दे सकते। हाँ ये होता है कि अगर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो फिर आप दे सकते हैं, ठीक है ना। फिर भी आपको पूरा ध्यान रखना पड़ता है कि पेशेंट को कोई कॉमोर्बिडिटीज तो नहीं है ताकि उसको मज़ीद नुकसान ना हो, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होने का ख़तरा होता है। तो ये बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन आपको ये जब बेसिस पता होती हैं कि किस तरह से कौन सी कंडीशन है, कौन सा ड्रग देना, तो फिर आपका एक माइंड क्लियर होता है। फिलहाल हम लोग यहीं पर स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मज़ीद डिटेल पढ़ेंगे, उसमें हम लोग नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स की तरफ जाएंगे और प्रोस्टाग्लैंडिन्स किस तरह से बन रहे हैं, किस तरह से जो है ल्यूकोट्राइन्स बन रहे हैं, किस तरह से पेन कॉज कर रहा है और कौन सा ड्रग किस जगह पे एक्ट करता है, वो हम लोग उस वीडियो में पढ़ेंगे। स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट you get notified whenever I upload my new video. So okay, take care and Allah Hafiz.